अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा राठौर। नाज़रीन, जब हम कहते हैं जी सेहत के साथ तो हमारा मकसद सेहत के साथ साथ जीने के असूलों से भी जुड़ा होता है। आज़ाद मुल्क में रहना, आज़ादी राय रखना हमारा बुनियादी हक तो है, लेकिन साथ ही माशरे के बताए हुए कवायद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद रोज़ कबल मीनार पाकिस्तान पर ख़ातून के साथ तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ख़ातून को हरासा किया गया, तज़लील की गई, जिसके बाद कई अफराद अपना ओपिनियन लेके सोशल मीडिया पे आ गए। कई मारूफ शख्सियत ख़ातून के हक़ में बोल पड़े तो कई ने टिकटॉकर ख़ातून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ऐसे वाक़यात हमारी यूथ पे क्या असर डालते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मायनाज डॉक्टर अनम जुल्फ़िकार, साइकोलॉजिस्ट, और इनके हमरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है सीनियर रहनुमा डॉक्टर राकेश मोतियानी। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर राकेश का। डॉक्टर राकेश, बताइएगा, लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे मौजूदा हुजूम ने ख़ातून को हिरासा किया, तज़लील की। एक तरफ तो हम आज़ाद मुल्क में रहने का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ एक ख़ातून भी हमारे माशरे में महफूज नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आज जबकि मैं यहाँ पे आप बैठा हूँ तो आज हमारा रक्षा बंधन है, राखी का बंधन है। तो मैं सबसे पहले पूरी हिंदू कम्युनिटी को मुबारकबाद दूंगा, अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, तो हैप्पी रक्षा बंधन। ये बंधन जो है एक तो कच्चे धागे का बंधन है, लेकिन ये एक मैसेज देता है, भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। एक बाप अपनी बेटी को भी वही करता है। तो आज के दिन पे जो आपका ये प्रोग्राम यही मैसेज देता है कि हमने मीनार पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तान की बेटी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, उसकी रक्षा हमने क्यों नहीं की। वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट सो क्यों रही थी, बोझदार हुकूमत नींद से क्यों नहीं उठी। इमरान खान जो बड़ी बड़ी बरखें करता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, तो रियासत मदीने का जो पाक नाम है उसको उसने इस तरह से, अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है क्योंकि वो एक पाक नाम है, तो इसने वो सोए हुए थे। आप बताएं कि ये 13 अगस्त को 2 वाक़यात हुए हैं मीनार पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो मेन शहर लाहौर में ये रियासत पंजाब की हुकूमत, पीटीआई की नालायक हुकूमत सोई हुई थी, जहाँ पे गाड़ियाँ जलाई हुई थी, जो गार्ड थे उनको मारा गया था, लेकिन ना तो एसएचओ जागा, ना एसएसपी जागा। अच्छा डॉक्टर ना राकेश, आईजी ये तो जागा। हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है ना कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी मेंटालिटी क्या थी, उनकी सोच क्या थी, हम किस माशरे की तरफ जा रहे हैं। खदीजा देखें, यहाँ पे एक तो होता है मुआशरा, दूसरा होता है कानून पे अमल, और दूसरा होता है हुकूमत वक्त। ये हम तीनों की जिम्मेदारी होती है। अभी ये मुआशरा देखें कि हम अपने बच्चों को कौन सी परवरिश कर रहे हैं घर पे। हम तो बेटियों को और अपने बहनों पे तो बड़ी नज़र रखते हैं कि बेटा आप दुपट्टा ऐसे पहने, आप घर से ऐसे निकलें, आप यहाँ से नहीं देखें। लेकिन हमने बदकिस्मती से, सॉरी टू से, हमने बेटों को और भाइयों को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, ना उन पे चेक एंड बैलेंस है, ना वो ये। एज अ जेंट्स, एज अ मैं मर्द होके मैं यही कहता हूँ कि अभी हमें अपने लेडीज़ के अलावा हमें जेंट्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, हमारे बेटों पे नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या करते हैं, उनकी सोसाइटी क्या है। यही पॉइंट लेंगे डॉक्टर अनम से। डॉक्टर अनम, लाहौर वाक़े में 2.5 घंटों तक खातून को हरासा किया गया, क्या वजह है कि इस तरह के केसेस अब पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं? और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं। खदीजा देखें, ये एक घंटों का हिसाब नहीं था या दिनों का या महीनों का नहीं, ये एक बेसिकली अगर मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये एक पर्सनालिटी पैटर्न है
جو کہ آپ کے بچپن سے ہی آپ کے اندر انکلکیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو میل ہے وہ کون سے ماحول سے آ رہا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا اس کے فیملی بیک گراؤنڈ میں فیمیلز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. جی فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں ایک بچہ روز دیکھ رہا ہے کہ اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے گھر میں, جی تو اس کو تو یہی اس کی جو پرسیپشن ہوگا وہ بیسکلی اسی چیز پر فارم ہوگا کہ فیمیل ایک بہت ویک آبجیکٹ ہے اور اس کو ہم جب چاہے جس طرح بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. ویسے ہی ایک میسکولینٹی کا ایک پارٹ ہوتا ہے میل کے اندر, لیکن یہاں پہ ایم سوری ٹو سے ٹاکسک میسکولینٹی جو ہے اس واقعے کو بھی اگر اوور ویو دیکھا جائے یوز ہوئی ہے بہت غلط. اپنے میلز, میں مانتی ہوں ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, میلز بہت پاورفل ہوتے ہیں مگر وہ اپنے پاور کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے اور اگر میں اس میں ڈیٹیل میں بات کروں تو ہمارا مس یوز آف سوشل میڈیا. ہاں, جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کو بہت بینیفٹس ہیں, لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس ایپلیکیشن کا, اس کمپلیٹ جو ہے سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر انم, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ایک منفی اثر ڈال رہا ہے ہمارے نوجوانوں پہ, یا ہمارے نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, یہ کہنا کیا غلط نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ واقعی میں ہمارے جو ٹین ایجرز پہ اسپیشلی بہت ہی برا اثر ڈالا ہے, کیونکہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو 14 یا 15 سال سے ہی یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, ایپلیکیشن کے اکارڈنگ اپنے آپ کو مولڈ کرنا. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے شو میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ٹک ٹاک کے بہت جہاں ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, فزیکل ہیلتھ پہ بھی اور ایون مینٹل ہیلتھ پہ بھی, کیونکہ ایسے بھی میں نے کئی جو ہے واقعات پڑھے ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ وہ جس طرح سے ٹک ٹاک بنا رہی ہے وہ اتنی پتلی ہے تو مجھے بھی اتنا پتلا ہونا ہے. اور اس طرح کے واقعات, اس طرح کی سوچیں ہماری ذہنوں میں آ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, جہاں پہ بالکل ڈاکٹر راکیش نے ایک صحیح بات کی, مینٹالٹی. اور میں یہاں مینٹالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی. انسان اگر چاہے جتنا بھی ایجوکیٹڈ ہو, اگر آپ جیسے ورک پلیسز میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن وہاں پہ بھی خواتین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی ہراساں کے کیسز کافی کامن ہوتے ہیں. تو مینٹالٹی از واٹ اٹ آل ڈپینڈس. میرے حساب سے تو ایز اے کمیونٹی ٹیچرس کا رول, پیرنٹس کا رول, ہم سب کو اپنے جہاں ہم اپنے انسٹیٹیوشنس میں کام کریں سب کے لیے پرسنالٹی اسسمنٹ بہت اسینشیل ہے, کیونکہ یہ پرسنالٹی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو آپ سیکھتے رہتے ہیں, جو آپ بچپن سے, آپ جیسے اگر آپ گھر سے آلریڈی آپ کے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کی ایک یہ ایشو ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پرٹیکولر انسان کے اندر وائلنس کا پیٹرن اور ایگریشن کا پیٹرن خاصی طور پہ دیکھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, اندرون سندھ میں کم عمری میں شادی کے رجحان پہ کس حد تک قابو پایا گیا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا ارلی میرجز کے حوالے سے, وچ از یس ویری کامن ان انٹیریئر سندھ. ڈاکٹر راکیش ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر راکیش, بتائیے گا, کم عمری میں شادی انٹیریئر سندھ میں ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئی ہے. حکومت نے بچیوں کی صحت کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, ان کے اچھے مستقبل کے لیے کیا قانون نافذ کیا ہے؟ پاس کروایا ہے سندھ اسمبلی سے. جو میریجز ہوتے ہیں وہ اللیگل ہیں, اور جو انٹیریئر میں ہمارے یہاں پہ جو گوٹھ اور گاؤں ہیں وہاں پہ کچھ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو اس پہ پولیس ایکشن لیتی ہے. تو اس میں بھی ایک جو مین جو رول ہوتا ہے وہ ان پیرنٹس کا ہوتا ہے جو کس مجبوری کی وجہ سے
बड़ी उम्र के साथ वो उनकी शादियां करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर है। वो उनके साथ कोई वडेरे का जो सिस्टम होता है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर एक्शन लिया है, उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। जी। तो आपको पता है कि कुछ केसेस जो इंटीरियर में होते हैं तो जी। वो कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक जो है। रिपोर्ट होते हैं, अगर गवर्नमेंट की उस पर नज़र होती है तो उस पर फ़ौरन एक्शन होता है। जी। क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा शहीद ने हमेशा औरतों की बात की है, औरतों के हुकूक की बात की है। वो जी। हमेशा औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखें, स्पीचेस में देखें, कहीं भी देखें कि उन्होंने हमेशा रेस्पेक्ट के हिसाब से किया है। क्योंकि जब लीडर बात करता है तो कौम उसको फॉलो करती है। जी। अभी बदकिस्मती से ये जो नया पाकिस्तान बना है, जो जी। नए पाकिस्तान में हमारे को एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म मिला है, तो उन्होंने एक नए पाकिस्तान में गाली गलौज का एक जो मैसेज रखा हमारी यूथ के ऊपर, तो हमारे यूथ ने उनको फॉलो किया है। अच्छा आपने देखें, डॉक्टर राकेश मुझे जी एक जी इसमें कंप्लीट करने दें। जी आप देखें कि यहाँ पे जो फेडरल मिनिस्टर हैं जी। वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि औरत का जो रेप होता है, उनके साथ जो तजलील होती है, उनके साथ जो ज्यादती होती है, उसकी जिम्मेदार वो खुद है, वो उसके सर, उस कपड़े हैं। स्टेटमेंट को तो थोड़ा ये गलत ले हमारी लिया गया। बदनसीबी है। मैं औरत के साथ ही ये इसको जी। कनेक्ट कर रहा हूँ कि यही चीज़ें होती है। तो इसलिए यूथ और लोग जो है ना, उन पे औरत के साथ ज्यादती करते हैं। फिर ये अर्ली मैरिजेस भी इसमें आ जाती जी। है, और औरत के साथ अच्छा सर, जो औरत इलाकाई पुलिस होती है इंटीरियर सिंध की, वो इस मामले को लेके कितनी एक्टिव नज़र आती है? पहले क्या रेशियो बताया गया था अर्ली मैरिजेस के हवाले से, और अब क्या इसमें कमी आई है? अभी बिल्कुल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और एक सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है लोगों को जी। एक अवेयरनेस का। देखें ना, सोशल मीडिया के दो फ़वाइद होते हैं, नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो फ़ायदा ये है कि जहाँ पे अभी छोटे छोटे गाँव में जो अर्ली मैरिजेस होती हैं, जी। तो वो जल्दी जो है ना सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। तो उस पे पुलिस जो लोकल जहाँ पे एक्शन गवर्नमेंट लेती है। होती है वो एक्शन होता है। उस पे काफ़ी कमी हुई है। अभी दिन ब दिन लोगों को अवेयरनेस हो रही है, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जी। इससे इसमें काफ़ी केसेस कम हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो इश्यूज जो चल रहे हैं, जैसे हम आपका प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था ज्यादती वालों का, खवातीन का, उस पे हमें ज़ोर देना चाहिए। चलते हुए रक्शे पे औरत महफूज जी नहीं जी। है, बदकिस्मती से कब्र में भी औरत महफूज नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं एज इसी अ पे भी कौम? पॉइंट लेंगे डॉक्टर राकेश, इस पे भी आपसे पॉइंट लेंगे, क्योंकि जहाँ हम बात करें औरतों के हकूक़ की, तो इस पे भी हमें बात करेंगे। अनम, बताइएगा, कहा जाता है कि एक सेहतमंद माँ ही अपने बच्चे को एक सेहतमंद माशरा दे सकती है। तो वो औरतें, वो लड़कियाँ जिनकी शादी जो है वो अर्ली एजेस में हो जाती हैं, तो क्या वो अपने बच्चों की नशोनुमा तरबियत ठीक अंदाज से कर सकती हैं? देखिए खतीजा, इसमें ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अर्ली मैरिजेस जो हैं वो काफ़ी मल्टीपल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ लेकर आती हैं। जी। ख़ास तौर पे आपकी एक जो एज है, जो कि एक स्कूल गोइंग एज है या कॉलेज गोइंग एज है, एक लड़की ने अपने लिए तरह तरह के ख्वाब देखे होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। इवन अगर हम गांव की कल्चर की भी बात करें तो वहाँ पे भी अब इतना हो गया है कि लड़कियों को ये होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने नर्स बनना। उनके तरह तरह के उनके अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस होते हैं जो कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ख़ासी तौर पर माँ बाप का भी कसूर होता है कि वो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते। उनको बस ये होता है कि कोई रिश्ता आया। ख़ास तौर पे गाँव की कल्चर में तो ये है स्पेशली कि अगर कोई अच्छी अमीर फैमिली है तो बस वहाँ बस लड़की को बांध देना, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़की को बिल्कुल गाय की तरह बांध देना, चाहे वो लोग जैसे भी उसके साथ बर्ताव करें, जहाँ पे उसको कई तरह के एडजस्टमेंट इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक लड़की जो कि 14 और 15 साल की उम्र में अगर उसकी शादी हो रही है, बायोलॉजिकली उसकी बॉडी रेडी नहीं होती है चाइल्ड बेयरिंग के लिए उस तरीके से। इसलिए इस एज में हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी लीड्स टू चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस। मैं आपको एक रेशियो बताऊं कि 14 से 15 इयर्स की एज में ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग एज कम्पेयर टू 24 एंड 25।
वो एक एज होती है जहाँ पे शादी का सोचा जा सकता है और वहाँ पे एक लड़की अपनी फैमिली को भी उस तरीके से हैंडल कर सकती है इस एज में, जो कि लड़की खुद ही एक ग्रोइंग एज में है और उसका माइंड इतना इमेच्योर है, तो वो अपने पार्टनर के साथ उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं आ कर सकते हैं डॉक्टर अनम आगे जाके, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई लड़की या औरत जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है घर की जिम्मेदारियों की वजह से, फिर ऐसे भी इश्यूज जो हैं वो सामने आने लगते हैं। बिल्कुल, डिप्रेशन आ सकता है, डिफरेंट जैसे मैंने अभी बात की इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं। और जब एक लड़की को जब एक तरह से चाइल्ड बेयरिंग मशीन की ये सिर्फ बच्चा ही पैदा करती रहेगी, ख़ास तौर पे कुछ फैमिलीज़ में तो बदकिस्मती से अब तक ये है कि बेटे के चक्कर में उसको एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया गया है कि उसने कंटिन्यूसली जो है बेबी। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम सलाम, हम बेगम नसीब बोल रहे हैं बेटा। और हमें ये डॉक्टर साहब का जो है कि बच्चे पैदा करने की मशीन या इस टाइप का, देखिए ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहली चीज होती है माँ की तरबियत। जब बच्चा माँ की गोद में आता है या बच्चा माँ की कोख में होता है, तरबियत उसी वक्त से शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके फैमिली इन्वायरमेंट पे। पंजाब में, सिंध में, हमारे बलूचिस्तान में हर जगह ये रिवायत है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसको तो बहुत ही डरा धमका के पाला जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो उसके हाथ में पैदा होते ही एक हंटर पकड़ा दिया जाता है। ये बहन है, इसको ऐसे रखना है, ये भावज है, इसको ऐसे रखना है। ये एक्चुअली देखिए, हमारे रसूल पाक भी कह रहे हैं, मौला अली भी कह रहे हैं कि पहली दरगाह माँ की गोद है। अगर माँ रिस्पेक्ट सिखाएगी, बहन है इसकी इज्जत करनी है, ये भाभी है इसकी इज्जत करनी है, ये माँ है, माँ का तो रुतबा ही कुछ और है। तो आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट जो होगा ना मर्दों का, वो डिफरेंट होगा। और जहाँ ये होगा, वो बहन देर से आई है, लगाओ इसको, जब इस तरह का एटीट्यूड होता है तो मुआशरा फिर हमारे माशरे की तरह होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर राकेश कराची से हमें कॉल थी और इनका जो सवाल था वो आपसे था कि हम देखते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो उसकी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में कर दी जाती है, जबकि बेटी पैदा होती है तो फिर उस तरीके से हमारे माशरे में हम देखते हैं कि बेटी की वो इज़्ज़त, या आसान अल्फाजों में ये कह दिया जाए कि वो वैल्यू नहीं दी जाती। पैदा होते ही, एक उम्र तक आते ही उनकी फ़ौरन शादी के बारे में सोचा जाता है। तो इस सोच को हम कैसे बदलेंगे? खदीजा, मैं कहता हूँ कि ये जो सोच जो हम पिछले कई सालों में जाएं तो वो ज़्यादा थी। अब डे बाय डे मेरे ख्याल में लोगों की सोच में बहुत फ़र्क हुआ है। लोग तो अपनी बेटी को बेटे से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसको प्यार देते हैं। मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। मैं तो उनको एज़ अ बेटे के तौर पे उनको परवरिश करता हूँ, और नाजरीन को भी बोलता हूँ कि मेरी छोटी छोटी बेटियाँ, तो मैं उसको वही ट्रीट करता हूँ, उसको वही इन्वायरमेंट देता हूँ जो बेटों को देते हैं कि भाई आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे डील करना है, अपने बड़ों के साथ ऐसे डॉक्टर और राकेश, करना है। कानून, सख्त कानून हमें क्या बनाने पड़ेंगे? क्योंकि जो हमारी कॉलर की जो कॉल आई थी उनका मकसद ये था, उनका कहना ये था कि सिंध में, अंदरूनी सिंध की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे अर्ली मैरिजेस के केसेस बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता, तालीम पे उस तरीके से ज़ोर नहीं है। तो सख्त कानून हमें मज़ीद और क्या करने होंगे? बिल्कुल, मैडम का सवाल इसी कानून पे था। तो कानून हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से सज़ा और जज़ा का बैलेंस नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे सख्त तरीन सज़ा हो तो ऐसे वाक़यात ना हो। जब अगर कानून पे 100% फॉलो किया जाए तो ना तो अर्ली मैरिजेज़ हों, ना तो ख़वातीन के साथ हरासमेंट के केसेस हो, ना ही रेप के केसेस हो। क्योंकि एक मुआशरा, कानून और वक्त हुकूमत, ये 3 फैक्टर मैंने पहले स्टार्ट किया था। इनको तीनों मिलके ही हमें ऐसे जो केसेस होते हैं उस पर काबू पा सकते हैं, सिर्फ कानून नहीं। और कानून को हमें हमारी अदालतों को भी देखना चाहिए कि जो अभी ये रेप के जो केसेस हुए हैं उनको सज़ा दे के एक मिसाल कायम करें, ताकि हमारे यूथ को पता चले कि हमने ये हरकतें की है तो हमारा क्या अंजाम भी हो खत्म सकता है, हो जाता है, हमारा अंजाम क्या होगा और हमारा फ्यूचर तबाह हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राकेश ने। अगर जैसे अगर हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, वैसे ये केसेस खाली पाकिस्तान में
नहीं, बाहर के मुल्कों में भी होते हैं, मगर वहाँ पे एक टाइम फ्रेम में आपको वो पनिशमेंट दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर वो फांसी दे देनी है। अभी इस वाक़े से पहले मोटर वे का जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर जाफरी जिसने कन्फेस कर लिया कि उसी ने ही नूर मुकद्दम का मर्डर किया है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत वेट किस बात का करे। यहाँ पे नोटिस तो लिया जाता है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। प्रॉब्लम इज़ द सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगी स्टार्ट, तो वहाँ पे ही हम कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अनम, जब हम बात कर रहे थे अर्ली मैरिजेस के हवाले से, तो आप हमें बता रही थी, डिस्कस कर रही थी कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, औरत की मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, औरत की मेंटल हेल्थ जो है वो जाहिर सी बात है उसके बच्चे के ऊपर भी असरअंदाज होती है। अगर माँ ही सेहतमंद नहीं होगी तो वो बिल्कुल एक सेहतमंद तरीके से अपने बच्चों की भी परवरिश नहीं कर पाएगी। इसके केसेस जो हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन के टूवर्ड्स आते हैं। इवन अगर बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि औरत की अपनी एक है एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं वो ये सोचकर आती है कि मेरी इज़्ज़त की जाएगी, मेरी रिस्पेक्ट की जाएगी, मगर वहाँ पे इन लॉज उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करते। फिर उसके माइंड के अंदर अपनी सोचें होती हैं, और जहाँ पे एक ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है कि शायद मैं ही बुरी हूँ, तो मेरे साथ सब इस तरह का रवैया रख रहे हैं, या वो अपने माँ बाप को ब्लेम करती है, जहाँ पे कि आप लोगों ने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करा दी, मैं तो ये करना चाहती थी, मैं ज़रा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। जी। ऑल्सो ये जो डिप्रेशन की एक ये भी वजह होती है जब आपकी एक पार्टनर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। जी। जब आपको, क्योंकि औरत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी मोहब्बत से पहले भी रिस्पेक्ट है। उसको वो इज़्ज़त मिले, उसको वो डिग्निटी मिले, तो ऑटोमेटिकली वो औरत एक तरह से माशरे में खिलना शुरू हो जाती है। और एक हेल्दी मदर ही हेल्दी बच्चों को बच्चों को प्रोड्यूस करती है। तो मेरी तो ये है गुजारिश कि आप प्लीज़ फीमेल्स को वीक ऑब्जेक्ट ट्रीट करना छोड़ दें। फीमेल्स भी कोई हैं जिनकी इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर राकेश, ये बताइएगा, जैसे ही हमने सवाल किया डॉक्टर अनम से, वही सवाल हम आपसे भी करेंगे। वो कहते हैं ना कि एक सेहतमंद माँ ही अपने बच्चे को एक सेहतमंद माशरा दे सकती है, ये सेहतमंद मुस्तकबिल दे सकती है, तो आप इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं? बिल्कुल, अर्ली मैरिजेस से प्री मेच्योर बेबीज़ डिलीवर होते हैं। थर्ड में हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस भी देखी हैं। वही मैंने पहले भी कहा था कि इंटीरियर में जो केसेस कुछ रिपोर्ट होते हैं तो एक्शन होता है। तो अर्ली मैरिजेस के यही एक नुकसानात होते हैं। दूसरा ये कि वो मदर, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो खुद ग्रोइंग फेस में हैं, तो अपने बच्चों को कैसे फेस करेगी, अपने ससुरालों को कैसे फेस करेगी, वो अपने हस्बैंड को कैसे फेस करेंगी। लेकिन इस पे भी कानून को आना चाहिए, हमारे आला अदालतों को भी देखना चाहिए कि क्या है। जिस तरह से केसेस में डिले होता है, सज़ा फ़ौरन नहीं दी जाती, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ते जाते हैं। तो एक शादी के ऊपर शादी होती जाती है, रेप के ऊपर रेप किया जाता है, मर्डर के ऊपर मर्डर किया जाता है। तो कुछ मतलब कानून भी मेन फैक्टर होता है। हुकूमत का काम सिर्फ वो नहीं होता है। हुकूमत तो अरेस्ट करवाती है, उसको केस को फॉलो करती है, लेकिन सज़ा और जज़ा का जो सारा इख्तियार है वो अदालतों के पास है। तो उनको भी, आला अदालतों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम, अभी पाकिस्तान इतना बड़ा, एक वीक से इतना बड़ा सफ़र कर रहा है, इतना टेंशन में है। हर बच्ची, हर पेरेंट जो अपनी बच्ची और बेटी के लिए इतना वरीड अबाउट है कि हमारी बेटी के साथ चलते हुए रिक्शे में क्या होगा, पार्क में क्या होगा, यूनिवर्सिटी में क्या होगा। तो ये मायूसी, ये टेंशन हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और एज अ जेंट्स, एज अ पेरेंट, मैं भी अपने सारे नाजरीन को कहेंगे, आएँ जहाद करें इस फोकस पे, इस केसेस पे, कि अभी हमें मर्दों को ट्रीट करना है, मर्दों को समझाना है कि आप गलत हो, आपको इस वे पे आना चाहिए, वरना कानून हरकत में आएगा, हमारी सिविल सोसाइटी भी हरकत में आएगी, और हम आपको ये गलत हरकतें और औरतों के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। जी नाज़रीन, सिंध भर में बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, सिंध भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیمی اداروں کے حوالے سے. 30 اگست کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں، فیصلہ چند دنوں میں متوقع ہے. ڈاکٹر انم ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ آن لائن اسٹڈیز کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا کیونکہ تعلیمی ادارے بند تھے. چھوٹے بچوں کی آن لائن کلاسز لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ ہاتھ میں دے دینا، یہ طریقہ کار کتنا مثبت ثابت ہوا بھی ہے یا نہیں؟ خدیجہ، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ابھی جو کرنٹ ایشو ہمارے سوسائٹی میں چل رہے ہیں ریگارڈنگ ریپ اینڈ ہراسمنٹ، اس کی میں ایک ٹیگ لائن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہاں فیمیلز پروٹیکٹیڈ نہیں ہیں اور فیمیلز کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر کہیں نہ کہیں فیمیلز کو بھی تھوڑا ہماری سوسائٹی میں کیئرفلی موو کرنا چاہیے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والے کی کیا مینٹیلٹی ہے، سامنے والا کیا انٹینشن رکھتا ہے ہمارے لیے، کیا وہ اس کے ذہن میں فیمیلز کی رسپیکٹ ہے بھی کہ نہیں، وہ کون سی فیملی گھر کا کیا ماحول ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ کون سی فیملی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. کمنگ ٹو یور کویشچن، جہاں دیکھیں پینڈیمک کی وجہ سے ہمارا پورا ایک آن لائن ایجوکیشن سسٹم سٹارٹ ہوا. میں اس سے بالکل بھی وہ ڈس ایگری نہیں کروں گی کہ آن لائن ایجوکیشن نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس وغیرہ کو ایک نیو میڈیم ملا تعلیم ایک دوسرے کو دینے کا، نالج ایک دوسرے کو پرووائڈ کرنے کا، مگر میرے حساب سے اب اس چیز کو بند ہو جانا چاہیے. آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو اب واقعی اسکولس، کالجز، جو اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی اب سامنے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی، نیگیٹو امپیکٹ کافی سامنے آ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی ایک لرننگ، جو کہ آپ کی ایک لرننگ انوائرمنٹ جہاں آپ ٹیچر ہیں، ایک کلاس روم انوائرمنٹ جس کو ہم کنڈیوسو لرننگ کہتے ہیں، وہ آپ کی آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بچے جو ہیں وہ اسپیشلی چاہے چھوٹے ہوں یا ایون یونیورسٹی گوئنگ بھی آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو ایک طرح سے مذاق ہی لیتے ہیں. اب کلاس چل رہی ہے، کسی نے اپنا کیمرہ آف کیا ہوا ہے، بالکل ایسے اور ہی ہے. اس طریقے سے آپ اپنا فوکس اینڈ کانسنٹریشن نہیں مینٹین کر سکتے جو کہ آپ کلاس روم میں ان دا پریزنس آف اے ٹیچر کر سکتے ہیں. جی. آلسو کلاس روم میں آپ جو بھی کریں، جس قسم کا بھی ایکشن پرفارم کر رہے ہیں، کورسز کی طرف، سبجیکٹس کی طرف، تعلیم کی طرف توجہ دے رہے نہیں دے رہے، تو وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتی ہے آپ کو مانیٹر کرنے کے لیے. لیکن گھر میں خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے. اب ہمارے یہاں تو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان اپروپریٹ سائٹس کافی ایزلی ایکسیسیبل ہو گئی ہیں، تو اب ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے جہاں پہ ایک کلاس روم کلاس چل رہی ہے یا کوئی بھی بچہ انفارمیشن لے رہا ہے اپنے پرٹیکولر سبجیکٹ کے حساب سے، اور ادھر ہی ایک ان اپروپریٹ ایڈورٹیزمنٹ سائڈ میں آ رہی ہے. تو اب وہ ایج ہے ہی ایسی کریوسٹی کی کہ وہ سب سے پہلے اس والی جو اس کی نالجبل ونڈو ہے اس کو کلوز کر کے اس ایڈ کے اوپر جائے گا. 90% چانسز ہوں گی کہ وہ جائے گا. لیکن اس میں پیرنٹس کا قصور ہے. آپ نے لیپ ٹاپ دے دیا، ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کر مانیٹر کریں کہ وہ واقعی کلاس کے لیے سیریس بھی ہے، کیا وہ واقعی آن لائن ایجوکیشن کو سیریس لے رہا ہے، اس پرٹیکولر ونڈو کے اوپر ورک کر رہا ہے، یا وہ غلط طرح کے کاموں میں پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر راکیش کی جانب جاؤں گی. ڈاکٹر راکیش، تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے. سندھ حکومت نے اسکول کالج کے لیے کیا لائے عمل طے کیا ہے، اور بتایا بھی یہ بھی جا رہا ہے کہ پیرنٹس کو بھی کرونا ویکسینیشن کارڈ یا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب اسکولز میں جمع کروانا پڑے گا؟ بالکل خدیجہ، ایڈوکیشن ایک مین ہے سارے ہمارے بچوں کے لیے، اور سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو اسکول ہم نے بند کیے ہیں اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن یہ سندھ حکومت نے ایک خوشی کے فیصلے نہیں ہیں، یہ ہماری مجبوری میں ہم نے فیصلے کیے ہیں. ہمارے جو ماہرین ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ہمیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ کرونا کے کیسز کے ریشو اتنا انکریز ہوا ہے، تو اس کے بنیاد پہ ہم ان کو فالو کر کے ان کی انسٹرکشن، ان کی سجیشن پہ ہم ایڈوکیشن پہ جو ڈیسیشن ہیں وہ لیتے ہیں. یہ سخت اور بہت تکلیف دہ فیصلے ہوتے ہیں جو حکومت لیتی ہے، جو ہم نے لیے ہیں. اور ہم نے ابھی بھی آج بھی میرے خیال میں میٹنگ ہونی ہے کہ ہم 23 کو اسکول کھولیں یا 30 کو کھولیں. ویسے ہمیں ہمارے اوپر پریشر بہت ہے، ہمیں بھی وریڈ اباؤٹ ہم بھی ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیم ایک آن لائن جو ایڈوکیشن ہے وہ زیادہ
लंबे अरसे तक जी। अच्छी नहीं है, टेम्परली चलें। डॉक्टर साहब ने ये बोला कि एक हमारी नई पेटेक्स थी, एक नया एग्जाम्पल था, उसमें हमें सीखा भी है, जी। हमें उसमें ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। लेकिन जो फिज़िकल क्लासेस होते हैं जहाँ पे वहाँ बच्चे की तरबियत होती है, बच्चे को वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती बिल्कुल है, ऐसा ही है। मैनर्स मिलते हैं, वहाँ पे वो टीचर उनको जो सिखाता है वो ऑनलाइन पे नहीं अच्छा सिखाता डॉक्टर है। राकेश, और प्राइवेट स्कूल के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि वो कल से तालीमी इदारे खोलने की तरफ जाएंगे सिंध में, जबकि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से मना कर दिया है। तो आपके पास क्या इतलात हैं कि कल बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल खुले रहेंगे, वालिदैन अपने बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करें या नहीं डॉक्टर राकेश? देखिए, हम तो सोचते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी के बारे में, बच्चे हैं वो बच्चे हमारे फ्यूचर है हमारा, तो हमें पहले उसकी लाइफ को सोचना है। बच्चे होंगे तो एजुकेशन होगी, बच्चे होंगे तो स्कूल होंगे। जी। हाँ, हमारे कुछ तंजीमें जो टीचर्स एसोसिएशन है, उनको आपने देखा कि कोरोना को पहले दिन से पॉलिटिसाइज और इस्तेमाल किया गया जी। गलत तरीक़ों से। वहाँ पे भी पीटीआई वालों ने सियासत की। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कोरोना पे सियासत ना करें। कोरोना एक बहुत ख़तरनाक वबा है हमारे। अभी तो देखें कि बच्चों को भी कोरोना ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट कर रही है। जी। काफ़ी केसेस आए हैं, अभी रेशो इंक्रीज़ हुआ है। डेल्टा वायरस जो बहुत ख़तरनाक है, जी। हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले हुए हैं, पेरेंट्स को भी कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लगाएं। आप अपना, हमने सिम बंद करने की जी। कोशिश की तो आपने देखा कि कितने फ्लो ऑफ लोगों के अच्छा डॉक्टर राकेश, वैक्सीनेशन बताया ये कराने भी जा गए। रहा है कि टीचर्स जो हैं, तालीमी इदारे का जो अमला है, उसे फुली वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, तो फिर उसके बाद तो हमें तालीमी इदारे खोल देने चाहिए। बिल्कुल हम वो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये रिसेंटली जो फोर्थ लेयर आई है, जी। वो उसमें केसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल्स पे जो फ्लो ऑफ द पेशेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है, प्रेशर है। हम डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो जी, डेवलप्ड बिल्कुल कंट्रीज़ ठीक में है। होते हैं। तो सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए फैसले जाते किए हैं। गए। सिर्फ स्कूल या बिल्कुल स्कूल ठीक है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये फैसले नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद थे और इनकी हमरा थी डॉक्टर अनम। जी नाज़रीन, आज हमने खातून के हुकूक़ के ऊपर भी बात कर, मेंटल हेल्थ के हवाले से भी बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।